सोचिए, भारत का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री कौन था? या शायद सवाल ही गलत है, क्योंकि मुंबई में एक ऐसा आदमी था जो कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री उससे पूछे बिना सांस तक नहीं लेते थे। उसका नाम कभी वोटिंग मशीन में नहीं गया, उसने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसकी एक फटकार पर मुंबई रुक जाती थी। दुकानों के शटर खुद गिर जाते थे, ट्रैफिक थम जाता था और अरबों रुपए दौड़ाने वाला शहर डर से चुप हो जाता था। दुश्मन उसे रिमोट कंट्रोल कहते थे, समर्थक उसे हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन शायद वो दोनों में से कुछ भी नहीं था। वो एक बाघ था और मुंबई उसका जंगल। ये कहानी किसी नेता की नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जिसने साबित कर दिया कि सत्ता कुर्सी से नहीं, भीड़ की नस पकड़ने से मिलती है। साल 1926, पुणे। एक ऐसा घर जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थीं, पूजा जाती थीं। पिता केशव सीताराम ठाकरे समाज सुधारक थे। घर में राजनीति, साहित्य और व्यंग्य की बातें होती थीं। लेकिन छोटे बाला को भाषणों में नहीं, चित्रों में मजा आता था। वो घंटों बैठकर नेताओं के चेहरे बनाते, नाक लंबी, पेट बाहर, आंखों में घमंड। उन्हें लोगों की कमजोरी चेहरे पर दिख जाती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़का आगे चलकर नेताओं के चेहरे ही बदल देगा। 1950 का दशक, बॉम्बे भाग रहा था। मिलों की सीटी बजती थी, फिल्म स्टूडियो चमक रहे थे, कारोबारियों की नई पीढ़ी शहर पर कब्जा जमा रही थी। लेकिन इसी शहर में हजारों मराठी युवा थे जो अपनी ही जमीन पर खुद को पराया महसूस करते थे। बड़ी कंपनियों में बाहर से आए लोग मैनेजर थे, बैंकों में दूसरे राज्यों के लोग बैठे थे, और मराठी लड़का या तो मिल में मजदूर था या नौकरी की लाइन में खड़ा था। गुस्सा था, लेकिन बिखरा हुआ, और बाला ठाकरे ने वही गुस्सा पकड़ लिया। वो फ्री प्रेस जर्नल में कार्टून बनाते थे। उनके कार्टून मजाक नहीं होते थे, वो हमला होते थे। एक कार्टून में नेता सुअर बने थे, दूसरे में सत्ता को ताज पहनाया गया था। लोग हंसते भी थे और डरते भी थे। लेकिन जल्दी ही बाला साहब को समझ आ गया, अखबार में छपा कार्टून अगले दिन कूड़े में चला जाता है। उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा जो लोगों के दिमाग में नहीं, खून में घुस जाए। 1960, एक छोटी सी साप्ताहिक पत्रिका निकली, मार्मिक। सस्ता कागज, काली सफेद छपाई, लेकिन अंदर आग भरी थी। चौलों में लोग इसे छुपाकर पढ़ते थे। मिलों में एक कॉपी 10-10 लोग पढ़ते। गांवों तक इसकी बातें पहुंचने लगी। बाला साहब ने लिखा, तुम्हारी जमीन पर तुम गुलाम हो और तुम सिर्फ देखते रहते हो। ये लाइन मराठी युवाओं के सीने में उतर गई। मार्मिक अब पत्रिका नहीं रही थी, वो गुस्से का पोस्टर बन चुकी थी। 19 जून 1966, दादर का एक कमरा, एक नारियल, एक भगवा झंडा और करीब 20 गुस्सैल युवा। कोई बड़ी रैली नहीं, कोई मीडिया नहीं, लेकिन उसी कमरे में एक ऐसी ताकत पैदा हुई जिसने आने वाले दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी। बाला साहिब खड़े हुए और बोले, आज से हम शिवाजी महाराज की सेना है, शिवसेना। उस दौर की राजनीति किताबों से निकलती थी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, वामपंथ, बड़ी बड़ी अंग्रेजी बातें। लेकिन बाला साहिब ने सड़क की भाषा चुनी, सीधी, कच्ची, आक्रामक। उन्होंने मराठी युवक को आइडियोलॉजी नहीं दी, उन्होंने उसे पहचान दी। एक बाग, एक झंडा, एक दुश्मन। नारा सीधा था, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियनों के लिए। और फिर बॉम्बे की सड़कों पर पहली बार डर दिखाई देने लगा। दक्षिण भारतीय होटलों के बोर्ड तोड़े गए, कंपनियों पर दबाव डाला गया, नौकरियों में स्थानीय लोगों की मांग होने लगी। आलोचक बोले, यह गुंडागर्दी है। समर्थक बोले, पहली बार कोई हमारे लिए लड़ रहा है। और बाला साहेब, वो हर विवाद के बाद और बड़े होते गए। फिर आया सामना। अगर मार्मिक चिंगारी थी तो सामना आग था। हर सुबह अखबार आता और पूरा महाराष्ट्र पढ़ता कि आज बाला साहिब किस पर बरसे हैं। उनकी भाषा बाकी नेताओं जैसी नहीं थी, वो संसद की नहीं, सड़क की भाषा थी। व्यंग्य, धमकी, हास्य और खुली चुनौती।
उन्होंने लिखा, हमारा अखबार तलवार है। सरकारें नाराज होती थीं, केस दर्ज होते थे, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं पाता था, क्योंकि तब तक बाला साहेब सिर्फ नेता नहीं रहे थे, वो भावना बन चुके थे। 1980 के दशक के आखिर तक मराठी राजनीति की सीमा दिखने लगी थी। बाला साहेब को महाराष्ट्र से बड़ा मंच चाहिए था, और तभी देश में राम मंदिर आंदोलन उभरने लगा। उन्होंने हवा की दिशा पहचान ली। एक रात में उनका राजनीतिक चेहरा बदल गया। मराठी आंदोलन का नेता अब हिंदुत्व का सबसे आक्रामक चेहरा बन रहा था। भाजपा के साथ गठबंधन हुआ और शिवसेना महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय बहस में घुस गई। अब लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं थी, पहचान की थी, धर्म की थी, भावनाओं की थी। और फिर आया 1992। बाबरी मस्जिद गिरी, देश जलने लगा। मुंबई भी बच नहीं पाई। सड़कों पर आग थी, डर था, और आरोप सीधे बाला साहेब ठाकरे पर लगने लगे। जस्टिस श्री कृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। सामना के कई संपादकीय विवादों के केंद्र में आए, लेकिन बाला साहेब पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुलकर कहा, अगर हिंदुओं की रक्षा करना गुनाह है तो वो गुनाह मैंने किया। समर्थकों के लिए वो रक्षक बन गए, विरोधियों के लिए खतरनाक आदमी। लेकिन एक बात साफ थी, मुंबई में उनका डर असली था। 1995 शिवसेना और भाजपा सत्ता में आई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुंबई जानती थी असली कुर्सी कहां है। मातोश्री, वो साधारण सा बंगला जहां से फैसले निकलते थे। शरद पवार ने तंज मारा, सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। लेकिन बाला साहेब ने इस आरोप को छुपाया नहीं, उसे गर्व से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं, बाकी लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। मंत्री फाइल लेकर मंत्रालय जाते थे, लेकिन फैसला पहले मातोश्री में होता था। मुंबई का नाम बदलकर बॉम्बे से मुंबई करना, यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। बाला साहेब दिखा रहे थे कि शहर की आत्मा कौन तय करेगा। उनकी राजनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा था लॉयल्टी। वो किसी को इतना ताकतवर नहीं बनने देते थे कि वो उन्हें चुनौती दे सके। आज तारीफ, कल अपमान, एक दिन गले लगाना, दूसरे दिन सामना में फटकार देना। सबको पता था, शिवसेना में पद संविधान से नहीं, बाला साहेब की नजर से मिलता है। धीरे धीरे उनका डर सिस्टम का हिस्सा बन गया। सरकारें उनसे टकराने से बचती थीं, पुलिस संभल कर बोलती थी, फिल्म स्टार उनसे मिलते थे, बिजनेसमैन रिश्ते बनाकर रखते थे। क्योंकि अगर बाला साहेब नाराज हो जाएं, तो मुंबई रुक सकती थी, और मुंबई का रुकना पूरे देश को हिला सकता था। 2002 एक बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया। बाला साहब ने सार्वजनिक मंच से हिंदू आत्मघाती दस्तों की बात कही। मीडिया में तूफान आ गया, केस दर्ज हुए, टीवी डिबेट्स भड़क गईं। लेकिन गिरफ्तारी किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे अगर बाला साहब गिरफ्तार हुए तो सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगा, मुंबई बंद हो सकती है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, संविधान से बाहर की ताकत। उम्र बढ़ रही थी, बीमारी बढ़ रही थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा था, बाघ के बाद जंगल किसका होगा। सबको लगता था राज ठाकरे आगे आएंगे। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी आक्रामकता सब बाला साहब जैसी थी। लेकिन आखिरी पल में फैसला बदल गया। बाला साहब ने चुना उद्धव ठाकरे को, शांत, कम बोलने वाले, कैमरे से दूर रहने वाले उद्धव। और यहीं पहली बार ठाकरे परिवार में दरार दिखी। राज अलग हो गए, नई पार्टी बनी, शिवसेना टूटती हुई दिखी। बताया जाता है कि इस टूटन ने बाला साहब को अंदर से चोट पहुंचाई थी, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, शिवसेना मेरी है और मेरे बाद उद्धव की होगी। 17 नवंबर 2012 वो दिन जब बाघ चला गया। सुबह से मातोश्री के बाहर भीड़ जमा होने लगी, फिर भीड़ सैलाब बन गई। कोई सरकारी आदेश नहीं था, फिर भी दुकानें बंद होने लगी, टैक्सियां रुक गईं, शूटिंग्स कैंसिल हो गई। मुंबई खुद रुक रही थी। शिवाजी पार्क में लाखों लोग उमड़े।
कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बस चुप खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर अपने किसी नेता को नहीं, अपने घर के सबसे ताकतवर आदमी को विदाई दे रहा हो। उस दिन एक अजीब बात साफ हुई। बाला साहब के पास कभी संवैधानिक ताकत नहीं थी, लेकिन शायद उससे भी बड़ी चीज थी, भावनात्मक सत्ता। लोग उन्हें सिर्फ वोट नहीं देते थे, लोग उन्हें मानते थे। यही वजह है कि उनके जाने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति उनसे बाहर नहीं निकल पाई। आज भी जब कोई नेता मराठी मानुस बोलता है, जब कोई सड़क की ताकत दिखाता है, जब कोई मुंबई की पहचान की बात करता है, तो कहीं ना कहीं बाला साहब की राजनीति बोल रही होती है। वो विरोधाभास थे, एक कार्टूनिस्ट जिसने भीड़ को हथियार बना दिया, एक नेता जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन सरकारें बनाई, एक आदमी जिसे कुछ लोग मसीहा मानते हैं और कुछ लोग लोकतंत्र के लिए खतरा। लेकिन शायद यही उनकी असली ताकत थी, कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाया। बाला साहब ठाकरे मर गए, लेकिन उनका बनाया हुआ गुस्सा, उनकी बनाई हुई राजनीति और उनकी दहाड़ आज भी मुंबई की दीवारों से टकराती है। क्योंकि बाघ मरते नहीं, बाघ सिर्फ जंगल छोड़ जाते हैं।